नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। जस्टिस यशवंत वर्मा पर पहले भी दर्ज हुई थी एफआईआर। नागपुर हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी। भाजपा नेता ने अपने 3 मासूम बच्चों की हत्या की। पत्नी ने अपने पति की जुबान काट डाली। दिल्ली पुलिस ने 18 बांग्लादेशियों को पकड़ा। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के आरोपी बरी। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के मामले में अभी जांच जारी है। एनडीटीवी के अनुसार इन सबके बीच जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ सीबीआई ने 2018 में भी मामला दर्ज किया था। उस दौरान उनका नाम चीनी के बैंक धोखाधड़ी में सामने आया था। उस दौरान सीबीआई ने बावली शुगर मिल्स उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा भी शामिल थे, जो उस समय कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक थे। ये मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें चीनी मिल पर फर्जी लोन योजना के जरिए बैंक को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी। जिस समय ये नकदी बरामद हुई, उस दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा शहर में नहीं थे। जस्टिस के आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने की सूचना बाद में सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को मिली थी। अब बात करते हैं सहारनपुर की, जहां गंगो के सांगा ढेड़ा गांव में भाजपा नेता योगेश रोइला ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को अपनी लाइसेंस पिस्तौल से गोली मार दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस हमले में भाजपा नेता की पत्नी नेहा की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि उनके 3 बच्चों की मौत हो गई है। वारदात के समय गोलियों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग और योगेश के चाचा मौके पर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद योगेश ने दरवाजा खोला और पुलिस को फोन करके बोला कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है। हैरानी की बात यह है कि उसने भागने की कोशिश नहीं की। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि योगेश को अपनी पत्नी नेहा पर किसी से अवैध संबंध का शक था। इसी शक ने इस भयानक कांड को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है और पूरी सच्चाई की जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। अब बात करते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले के बगानी कस्बे की, जहां एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पति से विवाद के बाद विवाहित महिला ने अपने पति की जुबान दांतों से काट दी। महिला के पति को परिजन बकानी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया। पति की जीभ काटने के बाद अवीना ने कमरे के अंदर की कुंडी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने काफी समझाया, जिसके बाद उसने कुंडी खोली। बताया जा रहा है कि महिला का पति से झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि महिला ने अपनी पति की जुबान ही काट डाली। बगानी कस्बे के ज्योति नगर निवासी कन्या लाल सेन की शादी सुनील क्षेत्र के कादे नगर निवासी रवीना सेन के साथ 1.5 महीने पहले हुई थी। घायल पति के छोटे भाई ने बताया कि एक दिन पहले ही रवीना के पिता उसे ससुराल बकानी छोड़कर चले गए थे। रात को दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर पत्नी रवीना ने पति कन्यालाल की जुबान काट दी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पति पत्नी के बीच रात में किस बात को लेकर विवाद हुआ था। अगली खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दक्षिणी जिला पुलिस ने अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले में अलग अलग जगह से 18 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। इनमें से पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 को डिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा 4 से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनकी मदद करने वाले 8 भारतीय आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया है कि अवैध प्रवासियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और भारतीय पासपोर्ट जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विदेशी अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
पुलिस ने इन्हें शरण देने और इनके फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले 8 भारतीय नागरिकों पर भी केस दर्ज किया है। इन भारतीय आरोपितों ने इन्हें फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी और किराए पर मकान भी दिलवाए। बात करते हैं नागपुर की। नागपुर हिंसा में हुए नुकसान की भारतीय दंगाइयों से वसूली की जाएगी। ये बात महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कही है। उन्होंने कहा है कि हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूल की जाएगी, लेकिन भुगतान नहीं कर पाने पर उनकी संपत्तियों को जब्त करने के बाद बेच दिया जाएगा। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच व विश्लेषण के बाद अब तक 104 दंगाइयों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक इस सिलसिले में 12 नाबालिगों सहित 92 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। फडणवीस ने कहा कि हिंसा की वजह से पीएम मोदी का पूर्व निर्धारित दौरा प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दंगों में विदेशी या बांग्लादेशी हाथ होने के बारे में कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच जारी है। अंत में बात करते हैं गोधरा कांड की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में 6 आरोपियों को शुक्रवार को बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी मामले में मौके पर सिर्फ मौजूदा होना या फिर गिरफ्तार होना ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे गैर कानूनी भीड़ के हिस्सा थे। बेंच की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया विपरीत दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2003 के फैसले को बहाल करने का फैसला किया, जिसमें 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।